अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 45 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद सलीम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। इस लेक्चर की ख़ास बात ये है कि ये मार्केटिंग रिसर्च का फाइनल लेक्चर है और इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें कुछ क्वालिटेटिव भी हैं, कुछ क्वांटिटेटिव भी हैं। मैं सबसे पहले बात शुरू करूंगा स्ट्रक्चर्ड एनालॉजी से। लेट्स से आपको एक नई प्रोडक्ट जो है वो किसी मार्केट में ऑफ़र करनी है, तो आप ये देखते हैं कि इसी तरह की प्रोडक्ट प्रीवियसली किसी और इसी तरह की मार्केट में जब ऑफ़र की गई तो उसकी डिमांड क्या थी। इनफैक्ट वहाँ तो हमें पता चलेगा कि उसकी सेल्स जो हैं वो कितनी थी। उसी की सेल्स को हम एज फोरकास्टेड डिमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम जहाँ पे ज़रूरत हो कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेंगे और इसी को हम अपनी जो नई प्रोडक्ट है उसके लिए एक फोरकास्टेड डिमांड के तौर पे यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड इज़ जजमेंटल डीकम्पोजिशन। देखें, आप जिस इंडस्ट्री या सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, आमतौर पे उसकी जो पूरी इंडस्ट्री या सेक्टर की फोरकास्ट है ये हमें डेटा मिल जाता है। और अब आप देखें कि पूरी जो इंडस्ट्री की फोरकास्टेड डिमांड है, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, वो 1 मिलियन यूनिट्स है और आपका जो मार्केट शेयर है वो 19% है। तो सिंपली आप अपना जो मार्केट शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दें जो पूरी इंडस्ट्री की फोरकास्ट है, तो आपके पास इस एग्जांपल के मुताबिक 1,90,000 यूनिट्स जो है वो आपकी फोरकास्टेड डिमांड आ जाएगी। तीसरा मेथड है मार्केट रिसर्च का, यानी जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनसे भी डेटा कलेक्शन के बाद आप कुछ फोरकास्टिंग कर सकते हैं डिमांड की। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स हैं और वो लोगों के लिए घर बनाना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि कितने घरों की डिमांड मार्केट में मौजूद है। उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया उन लोगों से जो किराए पे रह रहे हैं और उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे गए, जैसे क्या आप इंस्टॉलमेंट्स पे घर ख़रीदना चाहेंगे, आप कितने अरसे में घर जो है वो ख़रीदना चाहेंगे और आपका बजट क्या है। इस तरह के मुख्तलिफ सवाल पूछे गए और इसके बाद आइडिया हो जाता है फिर जो हाउसिंग यूनिट है उसका साइज़ कितना होगा, कितनी इंस्टॉलमेंट्स वो पे कर सकते हैं। तो इनके जो जवाब मिलते हैं कंपनी को, उसकी रोशनी में वो फैसला करते हैं कि एक्चुअली जो डिमांड है मार्केट में वो कितनी है। उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं और हमारे सामने एक फिगर जो है वो आ जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग का चौथा जो मेथड है उसे मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, यानी किसी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं अगर एरिया वाइज आप उनकी सेगमेंटेशन करें तो हर एरिया की जो फोरकास्टिंग है डिमांड की वो की जा सकती है। जितना छोटा एरिया होता जाएगा उतनी ही फोरकास्टिंग आसान होती जाती है। तो बाद में उन तमाम फोरकास्ट को ऐड अप कर लिया जाता है ताकि टोटल फोरकास्ट जो है वो पता चल सके। यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्मॉल ज्वेलरी स्टोर है और उसकी मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो ब्रांचेस भी हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। अब वो लग्जरी वॉचेस जो हैं उनकी सेल्स की फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी हर ब्रांच का जो उन्हें कहा गया कि जी आप अपनी फोरकास्ट बता दें अपने एरिया वाइज। तो जब उनकी फोरकास्ट मिली उसको एडअप किया गया। यहाँ पे आप देखें कि लोकेशन ए, बी, सी, डी एंड ई हर एक की फोरकास्ट उसके सामने लिखी हुई है। जब आप इसे टोटल करेंगे तो 11,700 ये उस ज्वेलरी स्टोर की टोटल फोरकास्ट आ जाएगी। नंबर 5 इज़ डेल्फी मेथड और डेल्फी टेक्निक। ये प्योरली एक क्वालिटेटिव मेथड है जिसमें एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो मिल के फोरकास्ट करते हैं। इसमें जो पैनल बनाया जाता है, सबसे पहले तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें इंडिविजुअली कहा जाता है कि आप अपनी जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेस पे जो फोरकास्ट है वो करें। जब हर कोई अपनी अपनी फोरकास्ट कर लेता है तो फिर पैनल जो है वो हर किसी की फोरकास्ट को और उसके जो रीज़न्स हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है, उसको डिस्कस करते हैं। इस डिस्कशन के दौरान कुछ नए आइडियाज़ जो है वो भी आते हैं और कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट होती है। फिर एक दफ़ा फोरकास्टिंग जो है वो करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन जो है वो नई तरह की फोरकास्ट दे सकती है। तो दूसरा राउंड होता है, फिर कुछ आइडियाज़ जो है वो आते हैं, कुछ चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है।
तो 3 से 4 राउंड्स जब मुकम्मल होते हैं तो पूरा जो पैनल है उसका एक कंसेंसस बिल्डअप हो जाता है जो न्यू फोरकास्ट है उसके ऊपर। तो ये डेल्फी टेक्निक कहलाती है। नंबर 6 इज सेल्स फोर्स ओपिनियंस। सेल्स फोर्स जो है चूँकि डायरेक्ट वो मार्केट में मौजूद होती है और कस्टमर्स के साथ उनका जो एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लिहाजा इंफॉर्मेशन भी उनके पास मौजूद होगी। तो आप अपनी जो सेल्स टीम्स हैं उन्हें कह देते हैं कि अपनी अपनी फोरकास्ट जो है वो करके दे दें, और बाद में जितनी भी मुख्तलिफ एरियाज़ की सेल्स टीम्स हैं उनकी जो फोरकास्ट आती है उसे आप सम कर लेते हैं ताकि टोटल जो फोरकास्ट है वो की जा सके। इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सेल्स टीम अगर ये समझे कि हमने जो फोरकास्ट करके दी उसी के मुताबिक हमें जो सेल्स के टारगेट हैं वो सेट करके दिए जाएंगे, तो फिर वो थोड़ा सा मिसलीडिंग फिगर्स शो करते हैं, वो उसको कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा टफ टारगेट्स ना मिलें। ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज ये एक इफेक्टिव मेथड है। नंबर 7 इज़ नाइव फोरकास्ट। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है लेकिन बहुत बेसिक और सिंपल है। आपके सामने टेबल में मंथ्स लिखे हुए हैं, एक्चुअल डिमांड इन थाउजेंड्स है और फोरकास्टेड डिमांड इन थाउजेंड्स है। आप करते ये हैं कि जो प्रीवियस मंथ की सेल्स हैं उसको इस मंथ की फोरकास्टेड डिमांड समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे जनवरी में जो सेल्स थी वो 45, ये थाउजेंड्स में हैं यूनिट्स, तो 45 यूनिट्स जो है वो उसकी सेल्स थी। आपने फरवरी के लिए इसी को फोरकास्टेड डिमांड मान लिया। इसी तरह फरवरी में जो एक्चुअल सेल्स थी वो 60 थी, उसको आपने मार्च के लिए फोरकास्टेड मान लिया, एंड सो ऑन। तो बड़ा बेसिक और सिंपल सा मेथड है, शायद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। नंबर 8 इज़ मूविंग एवरेज फोरकास्ट, और ये मुख्तलिफ मंथ्स के ऊपर बेस कर सकती है। 2 मंथ्स के लिए भी हो सकती है, 4 मंथ्स के लिए भी हो सकती है। इस एग्जांपल में ये 3 मंथ्स के लिए। इसमें हम करते ये हैं कि लेट्स से हमें अप्रैल के मंथ के लिए जो डिमांड है वो फोरकास्ट करनी है, तो हम अप्रैल से पीछे जो 3 मंथ्स हैं यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, उसकी जो एक्चुअल सेल्स थी उसका हम एवरेज ले लेते हैं। जैसे जनवरी की सेल्स 45 थी, फरवरी की 60 थी और मार्च की 72 थी। जब हमने इन तीनों की एवरेज ली तो ये 59 बन गया। तो 59 जो है ये फोरकास्टेड डिमांड है अप्रैल की। इसके बाद अगर हम मई के लिए देखना चाहते हैं तो मई से पीछे जो 3 मंथ्स हैं उसकी हम एवरेज करेंगे, यानी फरवरी 60, मार्च 72 और अप्रैल 58, एवरेज बनेगी 63। और जून के लिए अगर हम करना चाहेंगे फोरकास्टिंग तो जून से पीछे जो 3 मंथ्स हैं यानी मार्च 72, अप्रैल 58 और मई 40, इन तीनों की एवरेज करेंगे तो जून की जो फोरकास्टेड डिमांड है वो 57 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम 4 मंथ्स की मूविंग एवरेज को बेस बनाएं तो तरीकाकार वही होगा, सिर्फ 3 की जगह पे हम 4 महीने जो है वो कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि मई के लिए हम अगर फोरकास्ट करना चाहते हैं तो जनवरी 45, फरवरी 60, मार्च 72 और अप्रैल 58, इन चारों की एवरेज लेंगे तो 59 आ जाएगा। और अगर जून के लिए करना चाह रहे हैं तो इससे पीछे जो 4 मंथ्स हैं यानी फरवरी 60, मार्च 72, अप्रैल 58 और मई 40, इन चारों की एवरेज लेंगे तो 58 आ जाएगा। नंबर 9 इज़ वेटेड मूविंग एवरेज फोरकास्ट, जो कि मूविंग एवरेज फोरकास्ट की एक बेहतर शक्ल है, और ये भी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स जो है उनके ऊपर बेस कर सकती है। फ़र्क ये है कि इन्हें हम वेट असाइन कर देते हैं, और वेट असाइन करते वक्त ये जहन में रखना है कि जिस मंथ के लिए हम फोरकास्ट कर रहे हैं उससे प्रीवियस मंथ्स में जो ज़्यादा करीब है उसको ज़्यादा वेट असाइन करेंगे, और जो मंथ दूर है उसको हम लेस वेट असाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम अप्रैल के लिए फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं तो उससे पीछे 3 मंथ्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, जनवरी 45, फरवरी 60 और मार्च 72। अब हमने इनको जो वेट असाइन किए वो 0.2 फॉर जनवरी, 0.3 फॉर फरवरी और 0.5 फॉर मार्च। वेट हमने इस तरीके से असाइन करने हैं कि उनका सम 1 आना चाहिए। 0.2, 0.3 और 0.5 का सम 1 बनता है।
दूसरी बात ये कि चूँकि मार्च अप्रैल के ज़्यादा करीब है तो इसको हमने ज़्यादा बड़ा वेट असाइन किया यानी 0.5, फरवरी को उससे कम यानी 0.3 और जनवरी को सबसे कम यानी 0.2। तो फोरकास्टिंग कैसे हुई है आप देख सकते हैं। अप्रैल में 45 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया गया, 60 को 0.3 से और 72 को 0.5 से। जो आंसर हमारे पास आया वो 63 है। इसी तरह से अगर हम मई के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस जो 3 मंथ्स हैं अप्रैल, मार्च और फरवरी, अप्रैल को हम 0.5 का वेट असाइन करेंगे, मार्च के लिए 0.3 का और फरवरी के लिए 0.2 का। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए भी 63 आंसर आया है। और अगर जून के लिए कैलकुलेशन करनी है तो इससे प्रीवियस जो 3 मंथ्स हैं, तो मई को हमने 0.5 का वेट दिया, अप्रैल को 0.3 का और मार्च को 0.2 का। कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आया वो 52 था। अगर इसी मेथड को हम 4 मंथ्स की जो वेटेड एवरेज है उसके लिए करें तो लेट्स से हम मई के लिए जो है वो फोरकास्ट करना चाह रहे हैं, तो मई से पीछे जो 4 मंथ्स हैं अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी, सबसे पहले तो हमने इन्हें वेट असाइन करने। तो वेट्स इस तरीके से असाइन करने हैं कि वेट्स का सम 1 होना चाहिए और जो मंथ ज़्यादा करीब है उसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो आप देखें कि अप्रैल मई के बिल्कुल करीब है, उसको हमने 0.4 का वेट असाइन किया है, मार्च में 0.3, फरवरी में 0.2 और जनवरी में 0.1। इन वेट्स को जब इन मंथ्स की एक्चुअल डिमांड से मल्टीप्लाई किया और आपस में ऐड किया तो हमारे पास 61 आ गया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह से जून के लिए जब हम फोरकास्ट करेंगे तो इससे प्रीवियस जो 4 मंथ्स हैं यानी मई, अप्रैल, मार्च और फरवरी, उनको कंसीडर करेंगे और इसी तरह से मई को 0.4, अप्रैल को 0.3, मार्च को 0.2 और फरवरी को 0.1 का जो वेट है वो असाइन करेंगे। नंबर 10 इज़ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, जिसमें हम प्रीवियस जो डिमांड्स हैं उनको देखकर एनालाइज करके एक प्री डिटरमिन्ड स्मूथिंग कांस्टेंट बना लेते हैं जिसे अल्फ़ा कहा जाता है, और इस अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, न्यू फोरकास्ट इज इक्वल टू प्रीवियस फोरकास्ट प्लस अल्फ़ा इंटू एक्चुअल डिमांड माइनस प्रीवियस फोरकास्ट। तो हर मंथ की फोरकास्टिंग के लिए इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारे पास उस मंथ के लिए जो डिमांड फोरकास्ट है वो आ जाती है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को एक्सप्लेन किया गया एक एग्जांपल के ज़रिए। लेट्स से हम फरवरी के लिए जो डिमांड फोरकास्ट है वो करना चाह रहे हैं। फार्मूला ऊपर हमारे पास मौजूद है, न्यू एफ से मुराद है न्यू फोरकास्ट इज इक्वल टू एफ से मुराद है प्रीवियस फोरकास्ट, अल्फ़ा कैलकुलेटेड है और उसकी वैल्यू 0.7 गिवन है, ए से मुराद है एक्चुअल डिमांड यानी प्रीवियस मंथ में जो एक्चुअल सेल्स हुई थी। तो इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे फरवरी की फोरकास्टिंग के लिए तो वो आ जाएगा 50 से मुराद है जो जनवरी की फोरकास्टेड डिमांड थी, प्लस 0.7 जो अल्फ़ा की वैल्यू है, ब्रैकेट में 45 जो एक्चुअल डिमांड थी जनवरी की, माइनस 50 जो उसकी फोरकास्टेड डिमांड थी। तो इसको जब सॉल्व किया तो 46.5 आ गया, ये फरवरी की फोरकास्टेड डिमांड है। सिमिलरली इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते जाएं तो हमें जो नेक्स्ट मंथ्स हैं उनकी जो फोरकास्टिंग है वो भी मिल जाएगी। नंबर 11 इज़ इकोनोमेट्रिक फोरकास्टिंग, जो कि हाई लेवल या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर बेस करता है, जैसे ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल जिसे अराइमा भी कहा जाता है। और इसमें जब कैलकुलेशंस की जाती हैं, फोरकास्ट हमारे पास आ जाती है तो वो ज़्यादा रिफाइंड फोरकास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड्स। फिर इसमें जो दूसरे वेरिएबल्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे इनकम है या प्राइसेस हैं, उनको भी एडजस्ट किया जाता है और जो फाइनल फोरकास्ट है वो हमारे सामने आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा मार्केटिंग रिसर्च का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। फ्रैंक हर्बर्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की कि देयर इज़ नो रियल एंडिंग, इट्स जस्ट अ प्लेस वेयर यू स्टॉप द स्टोरी। तो इंशाल्लाह किसी और सब्जेक्ट में हम इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे
उम्मीद है कि आपका ये सफ़र अच्छा गुज़रा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी अमान में रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया।